ये है दिल्ली पुलिस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2, जीके का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट डैश पर काम करती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट डैश पर काम करती है, पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर काम करती है? ये काम करती है हमारी पास्कल के नियम पर। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी सौकून ने। क्वेश्चन दोबारा पढ़ती हैं। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी सौकून ने। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे की जाती है? यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर डैश की आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर डैश की आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम। दीवान ए अमीर कोही के पद को किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर कोही के पद को किसने शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? मतलब कौन सी जो है वो फिजिकल चेंज है। कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ये है बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट है, आरबीआई के राज चिन्ह पर कौन सा प्राणी है? कौन सा प्राणी है? बाघ। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरूढ़ी देश नहीं है? निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ी देश नहीं है? कौन सा है? म्यांमार। क्योंकि ये जो है ना सारा पानी से गिरा है, इसीलिए ये स्थलरूढ़ी देश नहीं है। बाकी अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल जो है वो स्थल से गिरे हुए चारों तरफ वाले देश हैं। रिंग्स ऑफ फायर जिसे आमतौर पर सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, किस महासागर में स्थित है? यह है हमारा प्रशांत महासागर में। रिंग्स ऑफ फायर जिसे आमतौर पर सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। निम्न में से कौन सी धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? निम्न में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? माइक्रोवेव नहीं है। ये क्या है? इसमें वेव्स निकलती हैं। विद्युत इस्त्री में भी वही टेम्परेचर होता है, बिल्कुल तापमान बढ़ता है। बल्ब में भी तापमान बढ़ता है और विद्युत ऊष्मक में भी तापमान बढ़ता है। इसका कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तापमान टेम्परेचर से मतलब टेम्परेचर के डिफरेंस से काम नहीं करता है। माइक्रोवेव्स जो है वेव्स में तौर पर काम करता है। समुद्र तल से प्रचुरता में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? समुद्र तल में प्रचुरता में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? क्लोरीन। समुद्र तल में प्रचुरता में कौन सा पदार्थ
उपस्थित होता है क्लोरीन। समुद्र तल में प्रचुरता में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है क्लोरीन। डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। 20,000 हर्ट्ज तो श्रव्य है, 20,000 से ऊपर जो है वो सुनाई नहीं देती है। ठीक है, तो 20,000 से ऊपर की जो ध्वनि होती है हर्ट्ज में वह सुनाई नहीं देती है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। कौन था? चंद्र बरदाई। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था? चंद्र बरदाई। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी है? गोदावरी। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय किस राज्य में स्थित है? असम। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करते हैं। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह जो है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता था कि जड़त्व का नियम, मतलब जो चीज़ जैसी है वो उसी में बनी रहेगी। जैसे अगर कोई चीज़ विश्राम में है तो वो किस में रहेगी? विश्राम में रहेगी। अगर कोई चीज़ चलती हुई है, मोशन में है, तो वो चीज़ कैसे रहना पसंद करेगी? मोशन में रहना पसंद करेगी। ठीक है, यह न्यूटन के पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में कहा गया है। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 5वीं अनुसूची में सम्मिलित है? देखो 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान। असम मेघालय ये तो है नहीं। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन नहीं है। संविधान द्वारा मान्यता 22 भाषाएं भी नहीं है। क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान दिया गया है। 5वीं में क्या दिया गया है? अनुसूचित जनजातियों के लिए। और सेकंड में अनुसूची में क्या दिया गया है? हमारी वेतन से रिलेटेड दिया गया है। ऐसे ही जीके पढ़ेंगे तो रिलेट करते हुए अच्छी जीके हो जाएगी। ठीक है, पीएम मोदी द्वारा 9वें आयुर्वेदिक दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के बीच स्वास्थ्य जागरूकताओं को बढ़ाना है? कौन सा है? देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। क्या है? देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। सिंगापुर भारत राष्ट्रीय द्विपक्षीय अभ्यास। देखो सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण 2024 में कहाँ हुआ? सिंगापुर में। पहली बात तो याद रखनी कि सिंगापुर में क्या हुआ? द्विपक्षीय अभ्यास हुआ भारत और सिंगापुर के बीच में। सिंगापुर भारत द्विपक्षीय अभ्यास हुआ। इस अभ्यास का नाम क्या है? सिम्बैक्स। सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण हुआ और 2024 में यह संस्करण कहाँ पर हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, विशाखापट्टनम में यह संस्करण हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा और फ्लोटिंग प्रोजेक्ट जो हाल ही में पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन शुरू किया है कहाँ पर स्थित है? देखो क्या कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्रोजेक्ट जो हाल ही में पूरी क्षमता से बिजली उत्पन्न शुरू किया है वह कहाँ पर स्थित है? यो कहाँ पर स्थित है? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। पहले दोबारा से पढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और फ्लोटिंग प्रोजेक्ट जो हाल ही में पूरे क्षमता की बिजली उत्पादन शुरू किया है वो कहाँ पर है? क्षमता से बिजली उत्पादन शुरू किया है और ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन परत होती है?
निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन परत होती है? समताप मंडल में। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन परत होती है? समताप मंडल में। दोबारा से बोलो, ओजोन परत कहाँ पर होती है? समताप मंडल में। जितनी बार बार हम चीज़ों को रिपीट करेंगे ना, उतना अच्छी जल्दी से याद हो जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराया जाए और टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, ठीक है। ओजोन परत कहाँ पर होती है? समताप मंडल में। 2024 में प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी में उनके योगदान के लिए रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 का है, याद रखना है कि 2024 में दिया गया। केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? यह किसे मिला है? डेविस बेकर, डेमिस हस्फीस और जॉन एम जम्फर को, ठीक है। डेविस बेकर, डेमिस हस्फीस और जॉन एस जम्फर को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मारक पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मारक पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित नहीं है? विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट मेमोरियल, भारतीय संग्रहालय या गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। जबकि भारतीय संग्रहालय कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। विक्टोरिया मेमोरियल भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI का मुख्यालय डैश में स्थित है? ये करनाल में स्थित है। 1955 में ये बनाई गई थी। दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI का मुख्यालय डैश में स्थित है? करनाल में स्थित है। अगला है, प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक कौन है? RK नारायण। सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है, पर हम ध्यान देते हैं अपने क्वेश्चंस पे। प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक कौन है? RK नारायण। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? RK नारायण। बाढ़ मैदानों की तुलना में अधिक ऊंचाइयों वाले नदी के किनारे वाले पुराने जलोढ़ को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? बांगर। बाढ़ मैदान की तुलना में अधिक ऊंचाइयों वाले नदी के किनारे वाले पुराने जलोढ़ को डैश के रूप में जाना जाता है? बांगर के रूप में जाना जाता है। कुचिपुड़ी किस उत्पत्ति निम्न में से किस स्थान पर हुई है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से हुई है? आंध्र प्रदेश। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पार्टी चिन्ह क्या है? कौन सा है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पार्टी चिन्ह क्या है? हथौड़ा और दराती। देखो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका चुनाव का चिन्ह क्या है? हथौड़ा और दराती है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत मुद्रा ऋण की नवीनतम उन्नत सीमा क्या है? ये कितनी कर दी गई है अब? 20 लाख रुपए। दोबारा पढ़ते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत मुद्रा ऋण की नवीनतम उत्पन्न सीमा कितनी है? 20 लाख रुपए। इनमें से किस राजवंश ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? इनमें से किस राजवंश ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? चोल ने। इनमें से किस राजवंश ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? चोल ने। इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम आधिकारिक पंचवर्षीय योजना थी?
12वीं पंचवर्षीय योजना। इसी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या लाया गया था? नीति आयोग लाया गया था। ठीक है, नीति आयोग का नाम बदलकर 2015 में क्या कर दिया था? योजना आयोग। ठीक है, किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये सारी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है और आ सकते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? देखो, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था तराइन के युद्ध। तराइन के टोटल युद्ध की बात करें तो टोटल तराइन के कितने युद्ध हो चुके हैं? 2 युद्ध हो चुकी है। एक तो 1191 और 1192 में। बात करें पहले तराइन के विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध नहीं, पहला तराइन का युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे। दूसरे तराइन के युद्ध में भी कौन थे? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे। पहले युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता, मोहम्मद गौरी हारा। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारा, मोहम्मद गौरी जो है वो युद्ध को जीत गया था। तो क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? तराइन का युद्ध। पीलिया डैश में खराबी के कारण होता है। देखो, पीलिया रिलेटेड किससे होता है? आंखें पीली पीली हो जाती है। किससे खराबी में होता है? यकृत में। जबकि लीवर में इंफेक्शन से होता है कौन सा? पीलिया रोग। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड तो है नहीं, ठीक, अमाशय से रिलेटेड भी नहीं है, मस्तिष्क से भी रिलेटेड नहीं है। वाराणसी डैश महाजनपदों की राजधानी थी। देखो, वाराणसी किसकी राजधानी थी? काशी की। वाराणसी डैश महाजनपदों की राजधानी थी। किसकी थी? काशी की। किसकी राजधानी थी? काशी की। जो चीज़ नाम से 3-4 बार बोला करो कि याद हो जाए। ठीक है, वाराणसी डैश महाजनपदों की राजधानी थी काशी की। रोलेक्ट एक्ट कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? देखो, रोलेक्ट एक्ट शुरू किया गया 1919 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हाइपर कालिस द्वारा प्रकाशित जीवनी रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? कौन है? थॉमस मैथ्यू। देखो, एक पुस्तक थी, कौन सी? रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। जय संहिता किसका मूल नाम था? देखो, जय संहिता किसका था? महाभारत का मूल नाम था। अब महाभारत में कितने श्लोक हैं? लगभग 1 लाख से ऊपर श्लोक है। और महाभारत में किसकी वर्णन किया गया? श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है। वार्ता किसके साथ की गई है? अर्जुन के साथ वार्ता की गई है। और इसमें जो है मोक्ष प्राप्ति का पहला वो जो काम है वो क्या है? कर्म। इसी में कहा गया है कि कर्म की इच्छा करे जाओ, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये किस में कहा गया है? महाभारत में। महाभारत जो हुई थी वो लगभग 900 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। महाभारत से रिलेटेड और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसमें जो है जय संहिता था, महाभारत को भगवान गणेश जी ने इन्हें लिखा था। महाभारत का वर्णन महर्षि वेदव्यास ने किया गया था। महाभारत कौरव और पांडव राजकुमारों और उनके उत्तराधिकारी के बीच संघर्ष का वर्णन करती है। लंबी कविता के रूप में जाना जाता है महाभारत को। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था रजमनामा ने अकबर के आदेश पर फैजी और अबद अल कादीन बतौनी के निर्माण पर किया गया था। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? देखो, पहली बात तो इस क्वेश्चन को देखो, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं हम पढ़ते हैं, गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल है। बाकी चावल खरीफ की फसल है, कपास खरीफ की फसल है, गन्ने भी खरीफ की फसल है। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। भारत में रबी, खरीफ और जायद नामक कितनी फसलें होती है? 3 फसलें होती हैं। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है। मतलब कब?
गर्मियों में उगाई जाती है, ठीक है। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसल क्या है, निम्नलिखित है। जैसे मक्का हो गया, धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तुंग हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि खरीफ की फसल है। जबकि रबी फसलों को सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और काटा कब जाएगा, गर्मियों में काटा जाएगा, ठीक है। और अप्रैल और जून में काटा जाता है। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें इस प्रकार है, जैसे गेहूं हो गया, जौ, मटर, चना और सरसों। रबी और खरीफ मौसम के बीच गर्मियों के महीनों के दौरान एक छोटा मौसम होता है जिसे ज़ैद मौसम कहा जाता है। ज़ैद के दौरान उत्पादित कुल फसलें कौन सी होती हैं, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी आदि ज़ैद फसलों में आते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? यह हमारा कटक में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI निम्नलिखित में से कहाँ पर है? कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI कटक उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को की गई थी। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में है, राष्ट्रीय राजधानी में क्षेत्र में है और इसकी सीमा 3 तरफ से हरियाणा से लगती है। किस स्थान को छोड़कर? पूर्व को छोड़कर बाकी सभी स्थान से हरियाणा से लगती है। रेखा गुप्त दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री है। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्त है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल है। मैसूर, यह कर्नाटक राज्य का एक शहर है। यह कर्नाटक का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। यह 1399 में 1947 तक मैसूर साम्राज्य की राजधानी था। कटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है? CM है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है। कटक जो आता, अब आया कटक, यह महानदी के तट पर स्थित है। यह उड़ीसा के सबसे बड़े शहरों में से एक है। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। रघुराम दास उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल है। निम्नलिखित में से कौन सा जनन का एक अलैंगिक तरीका है? कौन सा है? द्विअंग विखंडन, बडिंग विखंडन। कौन सा है इनमें से सभी? अलैंगिक विभाजन क्या होते हैं? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक नए एकल को एकल जनन द्वारा या युग्मक गठन की भागीदारी के बिना बनाया जाता है। उत्पादन आनुवंशिकी और रूपात्मक तौर पर समान होते हैं। यह एक कोशिकीय जीवों में होता है, जहाँ कोशिकाएं सूत्र विभाजक द्वारा विभाजित होती है और कोई निषेचन नहीं होता है। यह विभाजन बहुत तेजी से होता है। अलैंगिक जनन के प्रकार: द्विखंडन, द्विअंगीय विखंडन। इसमें अमीबा और यूजलेना में देखा जाता है। जनन कोशिकाएं सूत्री विभाजन से गुजरता है और आकार में बढ़ जाता है। इसमें नाभिक को भी विभाजित होता है। इसमें 2 समान दोहित्र कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें से प्रत्येक में एक नाभिक होता है। प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया
प्रमुख रूप से द्विअंगीय विभाजन द्वारा प्रजनन करती है। बडिंग क्या होता है? इसमें जनन के शरीर में संतान उत्पन्न होती है। यह परिपक्व होने तक जनक से जुड़ा रहता है। परिपक्वता के बाद यह जनक से अलग हो जाता है और एक एकल जीव के रूप में रहता है। हाइड्रा में प्रजनन का यह स्वरूप सबसे आम होता है। विखंडन क्या होता है? प्लेनेरियन को कुछ जीवों में जब जीव का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक एकल संतान में बदल जाता है। इसे विखंडन के रूप में जाना जाता है। यह शिकारियों द्वारा आकस्मिक क्षति या प्रजनन के प्राकृतिक रूप में हो सकता है। समुद्री तारे जैसे कुछ जानवरों में एक टूटी हुई भुजा भी एक पूर्ण जीव में बढ़ती है। पुनर्जनन क्या होता है? यह विखंडन का ही एक संशोधन रूप है और ज़्यादातर इचिनोडर्म्स में होता है। जब किसी जीव का एक हिस्सा हाथ किसी तहत मूल शरीर से अलग हो जाता है तो यह पूरी तरह से नए एकल में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है अनिषेचन। यह अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है। यह अंडे बिना निषेचन के विकसित होता है। यह प्रकार मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, चींटियों, एफिड, रोटिफ्स आदि में होता है। चींटियाँ, तेत और मधुमक्खियाँ अंगतक पर पैदा करती हैं। अनिषेचनक कुछ कशेरुकीय जंतुओं जैसे कि हैमरडेट शाक, कोमोडो ड्रैगन्स, ब्लैक टॉप शार्क में तब देखा जाता है जब मादा नर से अलग होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख आयात वस्तु है? देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख आयात वस्तु है? जूट और कपड़ा, चाय, रत्न और आभूषण या फिर कच्चा तेल। सबसे ज़्यादा क्या मंगाते हैं भारत में हम? कच्चा तेल। सही उत्तर है कच्चा तेल। आयात एक देश में लाया गया माल या सेवा है, बिल्कुल ठीक है, जिसे दूसरों से उत्पादित किया गया था। आयात और निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक हैं। यदि किसी देश में आयात का मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से अधिक है तो देश के पास व्यापक या नकारात्मक संतुलन BOT है, जिसे व्यापार घाटे के रूप में जाना जाता है। भारत अपनी मांग का सिर्फ 20% कच्चे तेल का उत्पादन करता है और 80% विदेशों से आयात करता है। भारत में कुल आयात में कच्चे तेल और अन्य संबंधित उत्पादनों की हिस्सेदारी लगभग 22% है। दूसरा स्थान पूंजीगत वस्तुओं, मशीन, आधार, धातु, परिवहन, उपलब्ध उपकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो कुल भारतीय आयात का 19.2% है। तीसरा स्थान किस में आता है? तीसरे स्थान पर आता है भाई रत्न और आभूषण आते हैं। कुल आयात का 16.8% द्वारा प्राप्त किया जाता है। चौथे और पाँचवें स्थान क्रमशः रासायनिक और संबंधित उत्पादकों और इलेक्ट्रॉनिक सामान से होता है। केरल उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह निर्णय दिया कि मां का स्तनपान संबंधी अधिकार सुरक्षित है? ये किस में दिया गया? आर्टिकल 21 के तहत दिया गया। केरल उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह निर्णय दिया कि मां का स्तनपान संबंधित अधिकार सुरक्षित है? आर्टिकल 21।
केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि स्तनपान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने बाल कल्याण समिति (CWC) के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें बच्चे की कस्टडी पिता को दी गई थी। CWC का निर्णय को मां के प्रति नैतिक पूर्वाग्रह से प्रभावित माना गया है। यह निर्णय शिशु के जीवन और स्वास्थ्य अधिकार के लिए स्तनपान के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह निर्णय संविधान के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के सिद्धांत के अनुकूल है। बात करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अदालतों में इसे विभिन्न अधिकारों में व्याख्यायित किया गया है और सामान्यतः जीवन जीने के लिए आवश्यक है। बाल कल्याण समिति आई थी, CWC समिति आई। CWC किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय है जो बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। वे कठिन परिस्थितियों में बच्चों की हिरासत और देखभाल के संबंध में निर्णय लेती है। नेक्स्ट है कि स्तनपान को शिशु के स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। यह महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करता है और माँ और बच्चों के बीच एक बंधन स्थापित करता है। निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली टूट जाती है? एड्स में। ठीक है, सही उत्तर है एड्स। डायबिटीज़ में क्या होता है? डायबिटीज़ में होता है अंधापन, गुर्दे की विफलता होती है, दिल के दौरे आने लगते हैं, आघात और क्या होता है? आघात और निचले अंगों में विच्छेदन का प्रमुख कारण होता है। एड्स में क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली का टूट जाती है। काला बुखार में क्या आता है? बुखार, वजन में कमी हो जाती है, प्लीहा और यकृत की सूजन आ जाती है और एनीमिया हो जाता है। दस्त में क्या आते हैं? निर्जलीकरण। न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी, जिसका हाल ही में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, भारत में किस मौलिक अधिकार के प्रमुख वकील थे? विशेष रूप से आधार योजना के खिलाफ उनकी चुनौतियां के माध्यम से। तो ये किस में थे? गोपनीयता का अधिकार। भारत में गोपनीयता अधिकार के एक प्रमुख वकील न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी का 28 अक्टूबर 2024 को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके कार्य के व्यक्तिगत गोपनीयता से संबंधित कानूनी परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया गया। उनका जन्म फरवरी 1926 में कोलार, कर्नाटक में हुआ था और उन्होंने 1952 में वकील के रूप में पंजीकृत कराया था। पुट्टुस्वामी 1977 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और 1986 में अपनी सेवानिवृत्त इस पद पर कार्यरत रहे। उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें बेंगलुरु में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने आंध्र प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता भी की थी। 2012 में पुट्टुस्वामी के आधार योजना के खिलाफ एक याचिका दायर की, जिसमें शुरू में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार द्वारा लागू किया गया था। इस कानूनी चुनौती में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताओं को उजागर किया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे बढ़कर इस व्यापक मुद्दे पर विचार करने का फैसला किया कि क्या
नागरिकों को निजता का अधिकार है। तत्कालीन भाजपा सरकार का यह था कि निजता मौलिक अधिकार नहीं है। 24 अगस्त 2017 को न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि गोपनीयता वास्तव में भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। हालांकि उन्होंने आधार योजना की वैधता की बरकरार रखा। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। यह एक मोटी रंगहीन मीठे गंध वाला तरल है जो बड़े पैमाने पर PTFE के अग्रदूत के रूप में निर्मित होता है। जब इसे सांस से या निगल लिया जाता है तो यह एक शक्तिशाली संवेदनहारी एंजियोलास्टिक और सीडेटिव जैसा काम करता है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। CH3OH मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। C2H5OH इथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। उस उपन्यास का नाम बताएं जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आनंद मठ। आनंद मठ में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आनंद मठ एक बंगाली कथा उपन्यासक था। यह गीत 7 नवंबर 1885 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ था। शीर्षक था वंदे मातरम या वंदे मातरम का अर्थ है माँ से तुम्हारी स्तुति करता हूँ। माँ मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ, इसका अर्थ क्या है? वंदे मातरम। इस गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जिसने इसे राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा प्रदान किया गया था। पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक हैं? रघुराम राजन। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक है? रघुराम राजन। रघुराम गोविंद राजन एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। वह 2013 से 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे। राजन 2003-2006 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निर्देशक थे। 2015 में वह भारतीय रिजर्व बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के उपाध्यक्ष बने। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में से कुछ फॉल्ट लाइन 2 बज गए, बर्तन मांज दे, मेरे बर्तन है, मम्मी आने वाली है। वह 2011 में अमेरिकी कथकली की जड़ें किस राज्य से हैं? केरल। इनमें से किसने पूना में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की? वी.डी. सावरकर। इनमें से किसने पूना में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की? वी.डी. सावरकर।